हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज का यह है पार्ट 44। क्वेश्चन नंबर 2151 से क्वेश्चन नंबर 2200 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज आपको सोशोलॉजी NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SNF स्ट्रीम से PDF डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सोशोलॉजी का जो 10,000 MCQ सीरीज आपको किसी भी एग्जाम जो एग्जाम में मतलब MCQ बेस्ड सोशोलॉजी, जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर हुआ उस टाइप का एग्जाम जिसमें सोशोलॉजी एग्जाम जो MCQ बेस्ड है, तो ये सीरीज एकदम एसेंशियल होगा। प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, जैसे सोशोलॉजी 10,000 MCQs पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 44। Question number 2151. Who has pointed out that in a simple society, kinship acts as a limiting force upon the economy? किसी ने बताया है कि एक साधारण समाज में रिश्तेदारी अर्थव्यवस्था पर एक सीमित शक्ति के रूप में कार्य करती है। ए पेज, बी मैकी, सी जॉनसन और डी रेडफील्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेज। पेज हैज पॉइंटेड आउट दैट इन ए सिंपल सोसाइटी किनशिप acts as a limiting force upon the economy. Question number 2152. Michel has pointed out that property rights about the Davos of New Guinea extend even to. मिशेल ने इंगित किया है कि न्यू गिनी के डावोस के बीच संपत्ति के अधिकार किस तक भी विस्तारित है। ए लैंड, बी कैटल, सी मैजिक फार्मूला और डी ऑल ऑफ दिस। किसमें जो प्रॉपर्टी राइट्स इनमें से किस तक भी एक्सटेंड हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। Michel has pointed out that property rights among the Davos of New Guinea extend even to land, cattle, magic formula. मैजिक फार्मूला तक भी ये प्रॉपर्टी राइट्स एक्सटेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2153. Which is a characteristic of the economy of simple societies? साधारण समाज की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। ए rudimentary division of labor, B subsistence type, C regulation by customs और D all the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all the above। जो सिंपल सोसाइटी का इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक जो है वह रूडिमेंटरी डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का एक अल्प विकसित विभाजन, और सबसिस्टेंस टाइप जीवन निर्वाह प्रकार, और रेगुलेशन बाय कस्टम्स प्रथाएं द्वारा विनियम। क्वेश्चन नंबर 2154. Who has remarked that in a simple society the communal outlook does not permit the pursuit of economic gain at the price of other values? In simple society, the communal outlook does not permit the pursuit of economic gain at the price of other values. किसने टिप्पणी की है कि एक साधारण समाज में सामुदायिक दृष्टिकोण अन्य मूल्यों की कीमत पर आर्थिक लाभ की खोज की अनुमति नहीं देता है। सामुदायिक दृष्टिकोण अन्य मूल्यों की कीमत पर आर्थिक लाभ की खोज की अनुमति नहीं देता है। ए मार्की, बी रेडफील्ड, सी टाइलर और डी फ्रॉइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्की। क्वेश्चन नंबर 2155. Who has pointed out that in simple societies economic demands are rarely viewed as imperative enough to take precedence over the obligations of kinship? Who has pointed out that
In simple societies, economic demands are rarely viewed as imperative enough to take precedence over the obligations of kinship. किसने बताया है कि साधारण समाजों में आर्थिक मांगों को शायद ही कभी रिश्तेदारी के दायित्वों पर पूर्वता लेने के लिए अनिवार्य रूप से देखा जाता है। मतलब सिंपल सोसाइटी में जो ओब्लिगेशंस ऑफ किनशिप वो पहला आता है, इकोनॉमिक डिमांड्स बाद में आता है। तो इकोनॉमिक डिमांड्स जो है वो पहले नहीं आता है सिंपल सोसाइटी में। मतलब ओब्लिगेशंस ऑफ किनशिप ही पहले आता है। तो ये किसने कहा है? ए फेज, वी माकी, सी जॉनसन और डी रेडफील्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स बी मैकी ने ऐसे कहा है कि इन सिंपल सोसाइटीज इकोनॉमिक डिमांड्स आर रेयरली व्यूड एज एन इंपरेटिव एनफ टू टेक प्रेसिडेंस ओवर द ऑब्लिगेशंस ऑफ किनशिप। क्वेश्चन नंबर 2156, in jazz none can sing a song except its composer. In jazz none can sing a song except its composer. जो वो गीत को लिखा है उनके अलावा कौन भी किसी भी ये संगीत को गा नहीं सकता। मतलब जैस में कोई भी गीत उसके संगीतकार के अलावा नहीं गा सकता, केवल जो कंपोज किया है जो गीतिकार तो वही ही गा सकता है और कोई नहीं गा सकता है वो गीत। ए यूनाइटेड किंगडम, बी निकोबार आइलैंड्स, सी अंडमान आइलैंड्स और डी श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान आइलैंड में, इन अंडमान आइलैंड्स नॉन कैन सिंग ए सॉन्ग एक्सेप्ट इट्स कंपोजर। क्वेश्चन नंबर 2157, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से क्या एक संपत्ति नहीं है? ए लैंड, बी कैटल, सी वाटर और डी कॉइन्स। इनमें से कौन सा एक प्रॉपर्टी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर, पानी। वाटर इज नॉट ए प्रॉपर्टी, लेकिन लैंड और जो भूमि, कैटल, पशु, कॉइन्स, सिक्के, ये सारे प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 2158, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन हैव नॉट बीन स्टिमुलेटेड बाय। मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को किससे प्रेरित नहीं किया गया है? ए सोर्स ऑफ फूड, बी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सी सोर्स फॉर फोल्डर। इधर फोल्डर शायद कुछ दूसरा वर्ड होगा जैसे फोल्डर या इस टाइप का। अच्छा, डी डेंजर्स अराउंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेंजर्स अराउंड, चारों ओर खतरे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, मतलब ह्यूमन बीइंग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट नहीं करता है। ये तो मतलब निगेटिवली काम करेगा ना, डेंजर्स अराउंड। क्वेश्चन नंबर 2159, व्हिच इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी? एक निजी संपत्ति क्या है? ए एन ऑथर्स कॉपीराइट, बी एयर, सी ए पब्लिक library, D a corner of garden one walks regularly in। इनमें से कौन सा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, एन ऑथर्स कॉपीराइट, एक लेखक का कॉपीराइट। जो लेखक का कॉपीराइट है तो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाकी तीनों जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2160, mark out the incorrect statement with regard to the economic system of simple societies। साधारण समाजों की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करें। ए इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस, बी इट इज क्लोजली रिलेटेड टू रिलीजियस एक्टिविटीज, C the profit motive reigns supreme, D family is the basis of production। सिंपल सोसाइटी में जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो उनके ऊपर जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है, इनकरेक्ट है?
करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी, द प्रॉफिट मोटिव रेन सुप्रीम, लाभ उद्देश्य सर्वोच्च शासन करता है, ये इस टाइप का स्टेटमेंट गलत है। इन अकॉर्डेंस विथ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सिंपल सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सिंपल सोसाइटी में जो प्रॉफिट मोटिव इस टाइप का कंसेप्ट नहीं था। बाकी जो तीन है वो सिंपल सोसाइटी का इकोनॉमी सिस्टम को कैरेक्टराइज करता है। क्वेश्चन नंबर 2161, हु हैज डिफाइंड प्रॉपर्टी as the rights and duties of one person or group as against the other persons and groups with respect to some scarce goods। किसने संपत्ति को कुछ दुर्लभ वस्तुओं के संबंध में एक व्यक्ति या समूह के अन्य व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ के अधिकारों और कर्तव्यों के रूप में परिभाषित किया है। The rights and duties of one person or group as against the other persons and groups with respect to some scarce goods। A. MacIver, B. Davis, C. Spencer और D. Redfield। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किंग्सले डेविस। ये प्रॉपर्टी को किंग्सले डेविस ने ऐसे डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 2162, which is an intangible property। एक अमूर्त संपत्ति कौन सी है? मतलब टेंजिबल, इंटेंजिबल, जो दो टाइप का होता है। टेंजिबल है मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं, जो इंटेंजिबल है उसको आप टच नहीं कर सकते, तो देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उस टाइप का, तो इंटेंजिबल। तो ऑप्शन है ए, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, बी, हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन, सी, राइपनिंग क्रॉप्स और डी, एन ऑथर्स कॉपीराइट्स। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, एन ऑथर्स कॉपीराइट्स। एक लेखक का कॉपीराइट वो इंटेलेक्चुअल है, तो इसे आप देख नहीं सकते, ये इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसे आप देख नहीं सकते, मतलब टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, तो ये है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये हाउस हुआ, मनी हुआ, ये सारे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2163, इन ए सिंपल सोसाइटी, एक साधारण समाज में, ए, देयर इज नो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बी, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज रिलेटेड टू किनशिप रिलेशंस, सी, प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट, D, community is the sole owner of property। इन ए सिंपल सोसाइटी क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन पी, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज रिलेटेड टू किनशिप रिलेशंस। विरासत का कानून नातेदारी संबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2164, मार्क आउट द प्रॉपर्टी इन पोजेशन। कब्जे में संपत्ति को चिन्हित करें। कौन सा प्रॉपर्टी जो है पोजेशन में है, मतलब कब्जे में है, अपने कब्जे में है, कौन सा प्रॉपर्टी? ए, बिल्डिंग गिवन अवे फॉर यूज एज ए होटल, बी, लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग, सी, हाउस गिवन ऑन रेंट, डी, पैलेस कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम। इनमें से उसे चिन्हित करें जो प्रॉपर्टी पोजीशन में है। ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग, खेती के लिए उपयोग की जाने वाले भूमि, तो वो आपके पोजीशन में है। बाकी जो ए में है आप तो वो बिल्डिंग होटल के लिए दे दिए हैं, सी में जो है रेंट में दे दिए हैं, और डी में जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है आपका पैलेस। तो लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग ये आपके पोजीशन में है। क्वेश्चन नंबर 2165, व्हिच इज करेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का सही क्या है? ए, इट इज फंडामेंटल टू द मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, बी, इट हैज एक्सपेंडेड ट्रेड, C, it influences attitudes and values,
डी ऑल द एबोव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबोव। इट इज फंडामेंटल टू द मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। ये आधुनिक आर्थिक प्रणाली के लिए मौलिक है। बी इट हैज एक्सपेंडेड ट्रेड। इसने व्यापार का विस्तार किया है। इट इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ये दृष्टिकोण और मूल्यों को प्रभावित करता है। ऊपर के सभी जो है मतलब प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2166 व्हिच इज एन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन का कौन सा लाभ है? डिवीजन ऑफ लेबर होने में कौन सा एडवांटेज है? इट ड्वार्फ्स द वर्कर्स पर्सनालिटी। बी इट मेक्स वर्कर्स डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर्स। सी इट किल्स द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट। डी इट सेव्स टाइम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी इट सेव्स टाइम। द एडवांटेज ऑफ an advantage of division of labor is it saves time। ये समय बचाता है। ए में जो है मतलब वर्कर्स का पर्सनालिटी घटा देता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। और बी में जो है वर्कर्स डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर्स, नहीं, ये तो मतलब श्रम देता है। डिवीजन ऑफ लेबर में स्पेशलाइज्ड लेबर देता है, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये तो मतलब वेज वर्क जैसे म्यूचुअलिटी हुआ। और सी में इट किल्स द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, नहीं तो क्रिएटिविटी बढ़ाता है। एक स्पेशलाइज्ड लेबर या स्पेशलाइज्ड काम आप मतलब कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, तो वो काम में आप दक्ष एफिशिएंट होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2167 इन इंडिया द टास्क ऑफ ट्रेड वॉज असाइन्ड टू द। भारत में व्यापार का कार्य सौंपा गया था किसे? मतलब ये जो टास्क ऑफ ट्रेड दिया गया था इंडिया में, ये बेसिकली पूछा गया है। जो 4 वर्ण व्यवस्था जो हुआ था उसमें ट्रेड, टास्क ऑफ ट्रेड कौन सा वर्ण को दिया गया है? ए ब्राह्मण्स, बी शूद्रस, सी वैश्यस और डी क्षत्रियस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी वैश्यस। वैश्यस व्यवसाय, वैश्यस। क्वेश्चन नंबर 2168 ए मॉब बर्न्स डाउन ए बॉस ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द रियल लॉस इज इनकर्ड बाय द। भीड़ ने नगर निगम की बस को फूंक दिया, वास्तविक नुकसान किसके द्वारा भरपाई की जाती है? ए ड्राइवर, बी ओनर, सी पैसेंजर्स और डी कम्युनिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कम्युनिटी। समुदाय ही भरपाई करता है। एक मॉब जो है, भीड़ ने बस फूंक डाला तो नुकसान किसका हुआ? समुदाय का हुआ, पब्लिक का हुआ। तो पब्लिक ही भरपाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 2169 व्हिच इज नॉट वेल्थ। कौन सा धन नहीं है? ए मनी गॉट फ्रॉम पब्लिशर फॉर ए टाइपस्क्रिप्ट, बी हाउस वन हैज, सी मनी वन इंटेंड्स टू गेट, डी ऑर्नामेंट्स वन पोजेसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मनी वन इंटेंड्स टू गेट। पैसा पाने का इरादा है, किसी से हमें इतना पैसा मिला है लेकिन नहीं मिला है, तो वो आपका वेल्थ नहीं हुआ, बाकी सारे आपका वेल्थ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2170 व्हिच इज नॉट ए कॉइन। कौन सा एक सिक्का नहीं है? ए कॉपर करेंसी इशूड बाय ए किंग, बी रूपी वन कॉइन मिंटेड बाय आरबीआई, सी कॉपर कॉइन्स इशूड बाय रॉयल मिंट, डी गोल्ड शेप्ड इनटू कॉइन बाय ए गोल्डस्मिथ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी गोल्ड शेप्ड इनटू कॉइन बाय ए गोल्डस्मिथ। एक सुनार द्वारा सिक्के के आकार का सोना, ये कॉइन नहीं है। कॉइन के लिए आपको ऑथराइज्ड जो अथॉरिटी चाहिए,
तो किंग अथॉरिटी था, आरबीआई अथॉरिटी है, रॉयल सिस्टम जो है वो अथॉरिटी था, तो वो एक अथॉरिटी चाहिए जो ऑथोराइज करेगा इसको, जो मतलब एक्सचेंज में यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2171, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय, निजी संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है? ए द रिच, बी द नॉट सो रिच, सी द पोर और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये जो तीन है किसी के पास भी हो सकता है, मतलब द रिच के पास भी हो सकता है, नॉट सो रिच के पास भी हो सकता है, पोर के पास भी हो सकता है, कुछ भी तो प्रॉपर्टी हो सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, तो गरीब लोग के पास भी हो सकता है, अमीर लोग के पास भी हो सकता है। अमीर लोग के पास तो होगा ही बहुत सारे संपत्ति, लेकिन गरीब लोग के पास भी कुछ ना कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है। क्वेश्चन नंबर 2172, प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉजेस, निजी संपत्ति के कारण क्या होता है? ए इनइक्वालिटी, बी वॉर, सी मटेरियलिज्म और डी टैक्सेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनइक्वालिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉजेस इनइक्वालिटी, असमानता। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए तो मतलब अपने के बीच भी क्या क्या हो जाता है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक इनइक्वालिटी पैदा करता है सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 2173, एग्रीकल्चर इज जनरली द प्रीडोमिनेंट सेक्टर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। कृषि आमतौर पर अविकसित अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख क्षेत्र है। ए, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ए पार्टली करेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी पार्टली इनकरेक्ट और डी करेक्ट। मतलब एग्रीकल्चर इज जनरली द प्रीडोमिनेंट सेक्टर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या पार्टली करेक्ट है, इनकरेक्ट है या पार्टली इनकरेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, करेक्ट। एग्रीकल्चर जो है ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में प्रीडोमिनेंट सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2174, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द मेन एम्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया आर टू। भारत में कृषि विपणन में विनियमित बाजारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1. Ensure market access to farmers. 2. Eliminate unhealthy market practices. 3. Reduce market charges. 4. Ensure fair practices. Of these statements, मतलब ऊपर के ये जो 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा? ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये सारी स्टेटमेंट जो है 1 2 3 4 सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंश्योर मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स, किसानों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करें। और एलिमिनेट अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, मार्केट प्रैक्टिसेस, अनुचित प्रथाओं को समाप्त करें। और रिड्यूस मार्केट चार्जेस, बाजार शुल्क कम करें। एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, उचित मूल्य सुनिश्चित करें। इन बयानों में से सारी बयान करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2175, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कृषि औद्योगिक विकास में योगदान करती है। ए by earning foreign exchange, B by raising cash incomes to stimulate demand for industrial products, C by supplying food and raw materials, or D all the above। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, all the above। Agriculture contributes to industrial development by earning foreign exchange,
by raising cash incomes to stimulate demands for industrial products by supplying food and raw material. कृषि औद्योगिक विकास में योगदान करती है विदेशी मुद्रा अर्जित करके औद्योगिक उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए नगद आय बढ़ाकर और खाद्य और कच्चे माल का आपूर्ति करके। ऊपर के सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2176, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर मनी? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा की मांग का निर्धारक नहीं है? कौन सा डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड ऑफ मनी नहीं है? A, the general level of prices. B, the current volume of output. C, the pattern of relative prices of goods and services. और D, the current level of interest rates. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, the pattern of relative prices of goods and services is not a determinant of the demand for money. वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष कीमतों का पैटर्न जो है ये निम्नलिखित में से मतलब मुद्रा की मांग का निर्धारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2177, डिमांड पूल इन्फ्लेशन may be caused by many factors including. मांग मुद्रास्फीति कई कारकों के कारण हो सकती है जिसमें शामिल है डिमांड पूल inflation may be caused by many factors including a fall in consumption expenditure, b a steep reduction in direct taxation, c an increase in income tax, d a sharp increase in unemployment. तो डिमांड पूल इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा किसी चीज में या बाजार में। जो इन्फ्लेशन क्या होता है मतलब प्राइस राइज होता है। तो ये जो डिमांड पूल इन्फ्लेशन है मतलब डिमांड ज्यादा होगा तो इसलिए इन्फ्लेशन या प्राइस राइज होगा। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्टीप रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेशन, है ना। तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो सी में जो है अन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, ये इसका मतलब हुआ मतलब इंक्रीज इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। बी का ये उल्टा है। तो इनकम टैक्स ज्यादा होगा तो सरकार ज्यादा टैक्स ले लेगा तो आपके पास पैसा कम रहेगा तो बाजार कुछ खरीद करने के लिए आपके डिमांड कम हो जाएगा। पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो आप ज्यादा कुछ डिमांड करेंगे, बाजार में ज्यादा कुछ खरीद करना चाहेंगे। तो ए में जो है फॉल इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंड करते हैं वो एक्सपेंडिचर आपने घटा दी तो डिमांड पूल इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आपका डिमांड नहीं होगा ना, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर, आपका जो पर्सनल एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो आपने घटा दी। डी में जो है शार्प इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी है हम तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो पैसा नहीं है तो डिमांड कैसे बढ़ेगा। तो बी जो है स्टीप रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्सेशन, आपका जो इनकम टैक्स हुआ जो भी टैक्सेशन हो डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स जैसे, तो वो डायरेक्ट टैक्स रेट कम हो जाएगा तो आपके पास मतलब इंडिविजुअल के पास ज्यादा पैसा होगा। ज्यादा पैसा होगा मतलब आप ज्यादा कुछ बाजार से खरीद करना चाहेंगे तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2178, द लेसेस फेयर डॉक्ट्रिन वाज एन अटैक ऑन। लेसेस फेयर सिद्धांत किस पर हमला था? ए लिबरलिज्म, बी मॉनिटरिज्म, सी मर्केंटाइलिज्म और डी कॉलोनियलिज्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मर्केंटाइलिज्म, बनिक बात। The laissez-faire doctrine was an attack on mercantilism. Question number 2179. According to the classical economists, शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार A, there was no difference between internal and
international trade. There was no difference between internal and international trade. B. Capital was the most important factor of production. C. Labor was perfectly mobile between countries. और D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा none of the above. इनमें से कौन सा किसी भी स्टेटमेंट जो है मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट को मतलब फेवर नहीं करता है. क्लासिकल इकोनॉमिक्स जैसे एडम स्मिथ हुए, डेविड रिकार्डो हुए, उनके हिसाब से जो प्राइमरी फैक्टर्स प्रोडक्शन में जो प्राइमरी फैक्टर्स है वो है लैंड, लेबर एंड कैपिटल. प्राथमिक कारक भूमि, श्रम और पूंजी है. According to Adam Smith and David Ricardo, land, capital and labor are the component parts of the price. According to Adam Smith and David Ricardo, land, capital and labor are the component parts of price. एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के अनुसार भूमि, पूंजी और श्रम कीमत के घटक भाग है. तो बी में जो दिया गया है कैपिटल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा क्योंकि प्राइमरी फैक्टर्स जो है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो ये कैपिटल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स को मतलब ऐसे उनके स्टेटमेंट जैसा नहीं लगता है. तो कैपिटल एक फैक्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टाइप का स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2180. डायनामिक फैक्टर्स इन ट्रेड थ्योरी रेफर्स टू चेंजेस इन. व्यापार सिद्धांत में गतिशील कारक किसमें परिवर्तन का उल्लेख करते हैं? ए. फैक्टर इन डोमेन्स, बी. टेक्नोलॉजी, सी. टेस्ट और डी. ऑल द एबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव. फैक्टर इन डोमेन्स, टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड मतलब ऑल द एबव. कारक निधि, तकनीकी, स्वाद. Question number 2181. Which of the following is a social factor that hinders economic development? निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक कारक है जो आर्थिक विकास में बाधक है? A. Lack of effective demands. B. Capital deficiency. C. Lack of skilled personnel. और D. Rigid रिलीजियस अटैचमेंट्स एंड कंजर्वेशंस. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजिड सोशल अटैचमेंट्स एंड कंजर्वेशंस. कठोर धार्मिक लगाव और संरक्षण. ये जो है ये जो सोशल फैक्टर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बाधा पहुंचाता है. क्वेश्चन नंबर 2182. द मेजर डिफेक्ट ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया इज दैट. मतलब मार्केटिंग सिस्टम जो इंडिया में है तो उसका मेजर डिफेक्ट क्या है? भारत में विपणन प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि ए. द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड फ्लोर प्राइसेस फॉर ए नंबर ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. बी. द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑपरेट एट buyers in the market. C. The government has made arrangements for financing the farmers so that they are not induced to sell. D. The government has not made adequate arrangements for institutional marketing in India. इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए. ये जो फ्री मार्केट के खिलाफ है, जो फ्री मार्केट एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जो बोलते हैं जो अनसीन लॉ ऑफ मार्केट, जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो ये जो गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड फ्लोर प्राइसेस फॉर ए नंबर ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, सरकार ने कई अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित किए हैं, मतलब जो एमआरपी जिसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत सारे क्रॉप्स में जैसे गवर्नमेंट फिक्स करता है. तो ये जो मार्केट का जो फ्री मार्केट का जो लॉ है, जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के खिलाफ जाता है. तो ये मेजर डिफेक्ट है मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 2183.
Rapidly growing population retards economic growth in a number of ways but positively not in one of the following ways. Which? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास को कई प्रकार से बाधित करती है, लेकिन सकारात्मक रूप से निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से नहीं। कौन सा? A. It raises the aggregate propensity to consume. B. मतलब rapidly growing population. B. It reduces the per capita availability of land, capital and other inputs. C. It limits the supply of labor. D. It increases the burden of unproductive consumers. बाकी तीनों की देख लीजिए, लेकिन सी को देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। इट लिमिट्स द सप्लाई ऑफ लेबर। ये श्रम की आपूर्ति को सीमित करता है। कैसे? रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा तो सप्लाई ऑफ लेबर तो ह्यूज होगा, मतलब ज्यादा होगा। लेबर जितना भी चाहिए मार्केट को उससे ज्यादा लेबर मिलेगा। हालांकि स्किल्ड हो या ना हो वो डिफरेंट बात है, लेकिन जो इट लिमिट्स द सप्लाई ऑफ लेबर, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसा नहीं है, उस लेबर तो ज्यादा मिलेगा रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 2184, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन इंडिया is the consequence of a number of economic, political and social factors. However, one of the following is positively not one of them. Which? A. हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले। भारत में आर्थिक पिछड़ापन कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है। हालांकि निम्न से एक सकारात्मक रूप से उनमें से एक नहीं है। कौन सा? ए. इंडस्ट्रियल डेफिशिएंसीज इन द इकोनॉमी। बी. लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। सी. लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। डी. स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट इन सिलेक्टेड सिग्निफिकेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन इंडिया इज द कॉन्सिक्वेंसेस नंबर ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल फैक्टर्स। तो इनमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिवली नहीं है। तो इस इधर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये नहीं है, मतलब कमी नहीं है। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया में, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है प्राकृतिक संसाधनों का कमी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा। Question number 2185. Professor Gunnar Myrdal in his book Asian Drama discusses. Professor Gunnar Myrdal ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में चर्चा की है। A. Poverty in Asian countries. B. Modern industries in Asian countries. C. The problem of military dictatorship in Asia. डी. न्यू कॉलोनियलिज्म इन एशियन कंट्रीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉपर्टी इन एशियन कंट्रीज, एशियाई देशों में गरीबी। इसके ऊपर इनके जो गुना मिर्दल का किताब है एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा मतलब डील करता है ये पॉवर्टी इन एशियन कंट्रीज के बारे में। Question number 2186. The empirical evidence testifies that as an economy develops, the share of the secondary and tertiary sectors in the occupational structure. The empirical evidence testifies that as an economy develops, the share of the secondary and tertiary sectors in the occupational structure. तो वो जो जब इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं तो सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बढ़ता है, कमता है या क्या होता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है व्यावसायिक संरचना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा A falls, B rises, C remains unchanged और D may fall or rise।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पी, राइजेस, बढ़ता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो घटता है, लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस या शेयर जो है वो बढ़ता है जब इकोनॉमी डेवलप करता है। तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जैसे सर्विस सेक्टर वो मतलब ज्यादा शेयर होता है मतलब जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 2187, among the various measures initiated for agricultural development in India may be mentioned। भारत में कृषि विकास के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों में उल्लेख किया जा सकता है। among the various measures initiated for agriculture development in India may be mentioned। किस टाइप का जो मेजर्स जो है इनिशिएटेड हुए। ए, एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी थ्रू मोर इन्वेस्टमेंट। सी, यूज ऑफ एडिक्वेट इनपुट्स। और डी, ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये सारे मतलब इनिशिएटेड मेजर्स में ये सारे है, मतलब ये सारे मेजर्स जो लिए गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नई तकनीकी और आधुनिक प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रयोग। और इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी थ्रू मोर इन्वेस्टमेंट, अधिक निवेश के माध्यम से उत्पादक क्षमता में वृद्धि। और सी में है यूज ऑफ एडिक्वेट इनपुट्स, पर्याप्त आदानों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 2188, which one of the following is the most important factor that determines the rate of growth of an economy? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को निर्धारित करता है? Which one of the following is the most important factor that determines the rate of growth of an economy? A, rate of growth of population. B, availability of natural resources. C, rate of capital formation. और D, none of the above। इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका लाभ होगा या इकोनॉमी ग्रो करेगा। मतलब एक ग्रेजुएट है तो उनके पास कुछ तकनीकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज या स्किल नहीं है, तो हम उन्हें स्किल्ड बनाएंगे टेक्नोलॉजिकली, या जो भी फील्ड में हमारा रिक्वायरमेंट है उसी फील्ड के हिसाब से उनको एफिशिएंट बनाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे, तब मतलब ह्यूमन रिसोर्स से हम कैपिटल बना पाए। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है, तो भूमि के नीचे नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उसको हम यूज करेंगे, हाँ, तो उसका जो मतलब इफेक्टिव वैल्यू हम निकालेंगे तो ही उसे हम कैपिटल बना पाए। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेस से हम कैपिटल फर्म करेंगे तो ही हम उसका लाभ उठा पाएंगे, वैसे नेचुरल रिसोर्सेस को भी हम यूजेबल बनाएंगे तभी वो कैपिटल बनेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है, पूंजी निर्माण की दर, यही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 2189, व्हिच ऑफ दीज डिटरमाइन द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल्ड इकोनॉमी? इनमें से कौन नियंत्रित अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया उत्पादन का निर्धारण करता है? ए, सेंटर, बी, स्टेट, सी, नॉन ऑफ दीज, और डी, इंडिविजुअल। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट। मतलब इंडिया में जैसे सेंटर, स्टेट, इस टाइप का स्टेट नहीं, ये स्टेट मतलब पॉलिटिकल स्टेट। स्टेट मतलब जो पॉलिटिकल एंटिटी, तो ये राज्य, केंद्र, इस टाइप का नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ए में सेंटर दिया गया है, बी में स्टेट दिया गया है। नहीं, स्टेट मतलब पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल एंटिटी उस टाइप का है, तो वो स्टेट कंट्रोल में रहता है।
कंट्रोल्ड इकोनॉमी जो है वो डिटरमाइन करता है स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2190, प्राइस सिस्टम इज ए मेजर डिसएडवांटेज प्रेजेंट इन। प्राइस सिस्टम किस में मौजूद एक प्रमुख नुकसान है? ए मार्केट फ्री इकोनॉमी, बी कंट्रोल्ड और प्लान्ड इकोनॉमी, सी बोथ ए एंड बी, और डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पी, कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी, नियंत्रित या नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें जो प्राइस सिस्टम है एक मेजर डिसएडवांटेज है। मार्केट फ्री इकोनॉमी में वो मार्केट जो है मतलब लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो मार्केट फ्री होता है। लेकिन जो प्राइस सिस्टम होता है कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी में, वो एक मेजर फ्लॉ है, मेजर डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 2191, व्हिच ऑफ दीज फैक्टर्स इज ट्रू अबाउट ए सोशलिस्ट सिस्टम। इनमें से कौन सा कारक समाजवादी व्यवस्था के बारे में सही है? Which of these factors is true about a socialist system? सोशलिस्ट सिस्टम मतलब जिसमें कंट्रोल होता है, स्टेट कंट्रोल करता है मार्केट को, तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। ए, इट एम्फसाइजेस एन abolition ऑफ मार्केट एंड कंपटीशन। बी, प्लानिंग, रेगुलेशन, कोऑपरेशन आर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। C, they believe that the capitalist economy assumes proportion of imperialism in source of the market. D, all the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। जो फैक्टर्स सोशलिस्ट सिस्टम के बारे में जो है, मतलब सोशलिस्ट सिस्टम जो है इट एम्फसाइजेस ऑन एबोलिशन ऑफ मार्केट एंड कंपटीशन, ये बाजार और प्रतिस्पर्धा के उन्मूलन पर जोर देता है। और बी, प्लानिंग, रेगुलेशन, कोऑपरेशन आर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन सोशलिस्ट सिस्टम। नियोजन, विनियमन, सहयोग महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। और सी जो है ये भी सोशलिस्ट बिलीव करते हैं कि दे बिलीव दैट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज्यूम्स प्रोपोर्शन ऑफ इंपीरियलिज्म इन सोर्स ऑफ द मार्केट। उनका मानना है, मतलब सोशलिस्ट या सोशलिस्ट सिस्टम का उनका मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार की तलाश में साम्राज्यवाद का अनुपात ग्रहण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 2192, द रियल डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ मार्केट इन ए कंट्री इज। किसी देश में बाजार के आकार का वास्तविक निर्धारक है। The real determinant of the size of market in a country is A, income of its population, B, its geographical area, C, size of its population, D, income of the government। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनकम ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसकी आबादी की आय। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब केवल उनके पॉपुलेशन के वजह से नहीं, पॉपुलेशन के इनकम के वजह से। पॉपुलेशन देखें तो अफ्रीका में भी तो बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उधर क्या होता है, इनकम नहीं है तो पुअर है, मतलब हंगर है, तो इसलिए वो बड़ा मार्केट नहीं बन पा रहा है अफ्रीका कंटिनेंट। लेकिन इंडिया बड़ा मार्केट है, इंडिया के ऊपर सभी, चाइना का हो, यूएसए का हो, सभी का मतलब आंक रहता है इधर। तो ये होता है इनकम ऑफ इट्स पॉपुलेशन के वजह से, जो साइज ऑफ मार्केट ऑफ ए कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2193, ए मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस। मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता किसकी मौजूदगी है? ए, एक्सक्लूसिवली ऑफ द पब्लिक सेक्टर, B, exclusively of the private sector, C, simultaneously of public, cooperative and private sectors, D, exclusively of the cooperative sector। मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब कौन कौन रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
साइमल्टेनियसली ऑफ पब्लिक, कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र के एक साथ मौजूद है। मतलब सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र एक साथ मौजूद है। ये जो मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, ये सारे मतलब पब्लिक प्राइवेट सारे रहते हैं मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 2194, द प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र ए हैज लार्जली स्टैग्नेटेड, B has grown alongside public sector, C has raised the equity participation of Indian nationals in such enterprises, D all the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी हैज ग्रोन एलोंगसाइड पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ विकसित हुआ है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2195, द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज, किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक है ए अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, B whether the good is luxury or not, C whether the good can be put to alternative uses or not, D all the above। Factors which determine price elasticity of demand for a good is, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, विकल्प की उपलब्धता या अनुपलब्धता। बी वेदर द गुड इज लग्जरी और नॉट, चीजें लग्जरी है या नहीं। वेदर द गुड कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस और नॉट, चीजें का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है या नहीं। ऊपर के सभी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2196, परफेक्ट मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड एसेंशियली बाय, संपूर्ण बाजार की विशेषता अनिवार्य रूप से होती है ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, बी गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सी लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी, डी कमोडिटी हैविंग ए नंबर ऑफ आउटलेट्स। परफेक्ट मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड एसेंशियली बाय, तो परफेक्ट मार्केट का मतलब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी, एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाली बड़ी संख्या में कंपनियां। अब मतलब एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी द्वारा मतलब प्रोड्यूस होगा तो वो प्राइस जो अपने हिसाब से मोनोपोली हो जाएगा, अपने हिसाब से बढ़ाएगा। लेकिन जो बहुत सारे फर्म्स कंपनी जो है एक ही प्रोडक्ट को मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं तो मार्केट के लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही प्राइस बढ़ेगा या कमेगा। तो वो परफेक्ट मार्केट का मतलब जो मेन लॉ है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो परफेक्ट मार्केट में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा ये लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होगा। तो ऐसे कैसे होगा, एक ही प्रोडक्ट जो है बहुत सारे कंपनियां मतलब कंपनी जी है फर्म्स जो है कंपनीज तो वो प्रोड्यूस करेंगे मैन्युफैक्चर करेंगे। एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा ये प्रोड्यूस करेगा तो वो मोनोपोली हो जाएगा, मतलब उसका प्राइस वो चाहे तो बढ़ा सकता है घटा सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2197, अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज फ्रीडम, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत स्वतंत्रता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में किस टाइप का फ्रीडम है, ए टू प्रोड्यूस एनी क्वालिटी ऑफ द सेम कमोडिटी, बी टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी, सी टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी,
ए में जो है टू प्रोड्यूस एनी क्वालिटी ऑफ द सेम कमोडिटी, ये परफेक्ट कंपटीशन का मतलब कैरेक्टरिस्टिक या फ्रीडम नहीं होगा कि कंपनी को ये फ्रीडम नहीं है कि आप किसी भी क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का कमोडिटी प्रोड्यूस करें। बाकी जो दो है टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी, किसी वस्तु की किसी भी मात्रा का उत्पादन करने के लिए ये फ्रीडम है कंपनी को। टू एंटर एंड एग्जिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द इंडस्ट्री, उद्योग में से कंपनी प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए ये भी फ्रीडम रहता है कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 2198, एट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोड्यूसर कैन सेल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में किसी वस्तु की प्रचलित कीमत पर उत्पादक बेच सकता है। ए एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, बी ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, सी आउटपुट प्रोड्यूस्ड अप टू ए लेवल व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइस, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी। एट प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोड्यूसर कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कोई भी राशि तो वो बेच सकता है। क्वेश्चन नंबर 2199, व्हिच मेक्स द मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट in addition to the condition required for pure competition? What makes the market structure perfect in addition to the condition required for pure competition? शुद्ध प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक शर्त के अतिरिक्त बाजार संरचना को क्या सही बनाता है? ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बी परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सी absence ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये सारे चीज जो है मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को परफेक्ट बनाता है, मतलब बाजार का सही ज्ञान, उत्पादन के लिए कारकों की पूर्ण गतिशीलता, परिवहन लागत का अभाव। क्वेश्चन नंबर 2200, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। Individual firm has no control on the price of commodity in the market condition of, कौन सा बाजार स्थिति में वस्तुओं की कीमत पर व्यक्तिगत कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता है? ए मोनोपोली, बी परफेक्ट कंपटीशन, सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस कंट्रोल मतलब एक कंपनी के पास नहीं होता है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी के पास नहीं होता है, वो मार्केट के जो अनसीन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब चलता है। तो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट इन द मार्केट कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इंडिविजुअल फर्म हैज नो कंट्रोल ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल SNF स्टीम ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।